हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में जो हम देखने वाले हैं वो है मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो दो टॉपिक के बारे में आज हमको पढ़ना है। उससे पहले हम पिछले वीडियो का एक रिवीजन कर लेते हैं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक यूनिट्स क्या होता है। तो 1.00866 यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, तो 1.00727 एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00055 यूनिट। इस तरीके से होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मास एनर्जी की। मास एनर्जी, तो मास एनर्जी क्या है, तो जो आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी दी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि जो भी मास होता है तो उसका क्या है कि एनर्जी के साथ रिलेशन है। मतलब क्या होता है कि मास जो होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो उस वजह से वहां पर एक रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था, और वो जो रिलेशन था वो रिलेशन E इक्वल टू mc², ये रिलेशन आइंस्टाइन ने दिया था। तो यहाँ पर आप देखो तो ये जो रिलेशन दिया था इसमें क्या है कि E एनर्जी है, m मास है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू है उसकी। तो ये जो रिलेटिविटी की थियरी पर से आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था E इक्वल टू mc²। तो ये जो फार्मूला है वो क्या बतलाता है कि जो एनर्जी है वो मास में, और मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे पास अगर कुछ मास है उसको अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो हम ये फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड 12 में इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये आपके लेवल के बाहर का बात है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पर सिर्फ ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 13.2, तो जिसमें आपको क्या बोला गया है कि आपको 1 ग्राम मास होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो इसकी कितनी एनर्जी आपको मिलती है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला जो है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू मास इंटू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक्चुअली जो ग्राम है तो ग्राम क्या हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ kg हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूनिट चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻³ और इधर क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ का स्क्वायर 10⁻+16। तो हमको आंसर क्या मिलेगा 9 इंटू 10⁻13 जूल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ओनली 1 ग्राम मास में से आप कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, 10⁻13 का पावर आ रहा है, इतनी जूल जितनी एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये हमको एनर्जी ऑफ मास का रिलेशन बताया था, ठीक है, आइंस्टाइन ने, तो उसके ऊपर से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमको देखना है, ठीक है, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो ये चीज क्या बतलाती है, तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है। ठीक है, और समझने वाली बात ये है कि हमारे पास कुछ अलग अलग हाइड्रोजन और प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और प्रोटॉन को एक साथ मिला के अगर हम कोई एक एटॉम बनाएंगे, ठीक है, या न्यूक्लियस बना रहे, तो होता क्या है कि इधर का जो मास होगा, ठीक है, इनका जो इंडिविजुअल मास होगा वो एक न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होगा। ये चीज ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियन किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल हाइड्रोजन या प्रोटॉन को। तो न्यूक्लियस में जो रहते हैं तो वो हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, तो आप यहाँ पर आप समझ लो कि ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। तो अब हम यहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन आ गए, क्या हुआ, हीलियम बनेगा। तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया है
कि इंडिविजुअल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो मास क्या होगा कि आप हीलियम जो न्यूक्लियस बनेगा उसकी कंपेयर में ज्यादा होगा। इन शॉर्ट अगर आपको यहाँ पर समझना है तो आप इस तरीके से मैं एक चीज बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हीलियम का न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। तो हीलियम का न्यूक्लियस ये तो उल्टा हो गया, हीलियम का न्यूक्लियस इधर आएगा, हीलियम का न्यूक्लियस इधर रहेगा और इधर आप 4 न्यूक्लियॉन देख सकते हो, ठीक है। तो 4 न्यूक्लियॉन की जगह 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इंडिविजुअल आप ले लो, तो क्या होता है कि इसका जो मास होगा वो इनकी कंपेयर में, इनके इंडिविजुअल मास की कंपेयर में कम होता है, तो इसलिए ये भारी हो गया तो ये नीचे चला जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो कि अगर हमको बैलेंस करना है तो इधर कुछ मास ऐड करना पड़ेगा या इधर, तो ऑब्वियसली इधर ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि कुछ मास ऐड करना पड़ेगा, तो कुछ मास ऐड करेंगे हम, ठीक है। He हीलियम के न्यूक्लियस के साथ कुछ मास हम ऐड करेंगे, तभी जाके वो इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन के मास के बराबर हो पाएगा। तो ये चीज होती है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर आप अलग अलग न्यूक्लियॉन को, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर क्या करते हो कि कोई न्यूक्लियस बना रहे हो, तो होता क्या है कि उनका जो मास होता है ना, ठीक है, यहाँ पर इंडिविजुअल में वो यहाँ पर क्या हो जाता है कि एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से कुछ मास जो होता है ना वो इधर क्या होता है कि एक्चुअली एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अलग अलग न्यूक्लियॉन को लेकर एक एटम बनाने जाओगे तो वहां पर क्या होता है कि आपको जो न्यूक्लियस मिलेगा उसके साथ एनर्जी भी एमिट होती है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी एमिट होती है, ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो एनर्जी होती है एक्चुअली ये जो कुछ मास होता है ना कि जिसकी यहाँ पर कमी होती है, ठीक है, न्यूक्लियस बनने में कुछ मास की कमी होती है, तो वो जो मास होता है वो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो मास की कमी आती है, ठीक है, यही एक्चुअली मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट। अब इसको अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन के थ्रू समझे, ठीक है, तो हमको यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन के लिए आप देखो तो क्या होगा कि O816, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्चुअली इसके अंदर 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, तो 1 न्यूट्रॉन का मास आएगा, तो वो मास क्या हो जाएगा 8 इंटू 1.00866 यूनिट के बराबर। वैसे ही आएगा 8 प्रोटॉन का मास, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 1.00727 यूनिट, और फिर आएगा 8 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा 8 इंटू 0.00055 इसके बराबर। तो इन सब को आप इंडिविजुअल करो और फिर आप कैलकुलेट करो, तो O816 का जो मास होगा वो मास हमें यहाँ पर आप देखो तो 16.12744 यूनिट इसके बराबर मिलता है। एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास जब हमने अलग अलग कैलकुलेट किया तब। अब दूसरी चीज ये है कि जब मास स्पेक्ट्रोग्राफी से, मास स्पेक्ट्रोग्राफी क्या है, तो जिसके थ्रू आप कोई भी एटम का मास मेजर कर सकते हो, तो वहां से हमको मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना मिला है, तो वो मिला है हमको, अब देखो तो 15.99493 यूनिट इस तरीके से मिला है। इसका मतलब आप देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको कुछ मास डिफेक्ट मिलेगा, ठीक है, ये मास कुछ अलग कह रहा है, ये मास कुछ अलग है, तो हमको यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा कि कुछ मास की कमी मिलेगी, ठीक है।
तो आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आई है, तो क्या होगा कि कुछ मास की कमी मिलेगी। वो कमी क्या होगी, तो वो कमी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या समझना है कि जब आप इंडिविजुअल न्यूक्लियन को लेंगे, ठीक है, उसका मास कैलकुलेट करेंगे और उतने ही न्यूक्लियन वाला कोई आप एटॉम का मास कैलकुलेट करोगे, तो एटॉम का जो मास होगा वो क्या होता है कि कम ही आएगा इंडिविजुअल न्यूक्लियन के मास की कंपेयर में। ठीक है, तो यही चीज है, यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके भी मैंने समझाने की ट्राई की है। तो अब होता क्या है कि हमारी बात तो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की, तो हुआ क्या है कि मास डिफेक्ट आ रहा है। तो ये मास डिफेक्ट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो जो डेल्टा एम है, ठीक है, तो डेल्टा एम क्या होगा, तो किसका मास ज्यादा है, सिंगल न्यूक्लियस का या अलग अलग न्यूक्लियन का। तो अलग अलग न्यूक्लियन का मास ज्यादा है, यहाँ पर हमने देखा अलग अलग न्यूक्लियस का मास वो ज्यादा है, सिंगल न्यूक्लियस का कम है, तो सिंगल का मास कम आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जेड एम पी ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, प्लस एन, एन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, तो एन इक्वल टू ए माइनस जेड, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो होगा क्या कि एन एम एन ये आएगा माइनस कैपिटल, तो होगा क्या कि मास ऑफ प्रोटॉन और जेड से मल्टीप्लाई किया, मतलब जो भी एटॉम होगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा उसके जितना इसके अंदर प्रोटॉन होगा, इसलिए वो जेड इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, तो मतलब ये हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हो गया, उसको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा कि कोई एक एटॉम के लिए होने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हो गया। अब ये दोनों मास को हम मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो उस इंडिविजुअल न्यूक्लियस के मास जो होता है उसके कंपेयर में ज्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा कि मास डिफेक्ट होगी, जिसे हम डेल्टा एम बोलेंगे। तो ये डेल्टा एम जो होता है वो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी क्या हो जाएगा कि डेल्टा एम सी स्क्वायर हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी क्या होती है, तो यहाँ पर हमने देखा क्या देखा कि अलग अलग जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं कि एक 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन एक एटम बना दिया। तो ये एटम बनाने के बाद क्या होगा कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या होती है कि ये जो एटम होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस अलग अलग उनकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी न्यूक्लियन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई भी न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये जो न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हो कि अगर ये एक साथ रहते हैं तो इसको हम कुछ एनर्जी देंगे, ठीक है, एनर्जी, तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा ना, इसको हम कुछ एनर्जी देंगे तो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंडिविजुअल हो जाएंगे। तो होता क्या है कि कोई एक बड़ा सा न्यूक्लियस, मतलब कोई भी न्यूक्लियस, बड़ा छोटा कुछ नहीं, जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूक्लियस को अगर आप कुछ एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी ऑब्टेन करके क्या करेंगे कि वो इंडिविजुअल न्यूक्लियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यही एनर्जी को बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी जो न्यूक्लियर के मतलब न्यूक्लियस में जो अलग अलग न्यूक्लियन होते हैं उनको बाइंड करके रखती है। तो अगर हम उतनी न्यूक्लियन को उतनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या करेंगे कि एनर्जी ऑब्टेन करके अलग अलग हो जाएंगे। तो ये
क्या हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, तो यहाँ पर से डेल्टा एम सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू हमको इतनी एनर्जी मिलती थी, तो उतनी ही एनर्जी हमको इसको भी देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या होगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर के बराबर ही होगी। अब हमको अगर यहाँ पर इंडिविजुअल, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन चाहिए, तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि इसको कैपिटल ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड को हम कैपिटल ए से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर एटम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पर न्यूक्लियॉन। एक न्यूक्लियॉन, तो न्यूक्लियॉन क्या होगा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर के जितना ही, तो हम ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हो जाएगा। तो वो हमको डेल्टा एम सी स्क्वायर अपन ए के थ्रू मिलेगी। अब इसका यूज करते हुए हम एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर करेंगे जो कि है 13.3। तो ये 13.3 में क्या बोला गया है कि हमको एटॉमिक मास यूनिट को क्या करना है कि जूल में कन्वर्ट करना है, और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी उतनी एनर्जी को कन्वर्ट करना है। एटॉमिक मास यूनिट के जितना मास हो उसमें से हमको जूल और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, और ऑक्सीजन की जो मास डिफेक्ट होती है उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर में डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो 1U इक्वल टू क्या होगा, 1U इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। तो आगे आप लोग देख लो पता है मेरे को, बस थोड़ा सा इंक भरना पड़ रहा है। वन यू इक्वल टू 1.6605 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो मास आता है उसको हमें पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और जूल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो हमारे पास एक्चुअली 1U है, दैट मींस कि वो मास है, ठीक है। अब हमको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होता है कि मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 इंटू सी है, तो बुक में एक्चुअली 2.99 लिखा, बट मैं 3 इंटू 10⁸ लिख रहा हूँ, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 जूल के बराबर आएगी, ठीक है। हमने जब एनर्जी का ये फॉर्मूला के थ्रू ही हमने जब एनर्जी कैलकुलेट की थी तो वो जूल में आते थे। अब ये जूल में आ गई, तो अब इसी को हमें, ये तो जूल में हो गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, तो हमें करना क्या होगा कि ये जो वैल्यू आ रही है उसको 1.4924 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू याद रखो 1.6 10⁻⁻19 कूलम, उसके थ्रू हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप देखोगे तो क्या हो जाएगी 0.9315 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो जूल था तो उसको हमने क्या किया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। बट हमको ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 931.5 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻6 आ गया, तो वो 6 क्या होता है 10⁻6 मेगा होता है, तो उसको निकाल दो तो क्या हो जाएगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा जो एनर्जी है, ठीक है, कौन सा एनर्जी, तो एक एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट एनर्जी जूल में देखो तो इतना होता है 1.4924 इंटू 10⁻⁻10, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में
931.5 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि एनर्जी हो गया। अब यहाँ पर दूसरी चीज है कि हमको ऑक्सीजन का, ये मैं निकाल देता हूँ ऊपर है, ऑक्सीजन के लिए जो मास डिफेक्ट आता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के लिए जो मास डिफेक्ट आता है यहाँ पर, तो ये वैल्यू का डेल्टा एम आप करोगे तो ये दोनों का आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है ये वैल्यू 0.1369 यू के बराबर आती है। तो ये जो वैल्यू आती है यूनिट, ठीक है, बराबर। तो इसको हमें क्या करना है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² इसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आई है इसको हम क्या करते हैं, तो डेल्टा एम इक्वल टू यूनिट के बराबर हम क्या लिखेंगे, अब देखो तो यहाँ पर 1 इक्वल टू इस तरीके से आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 0.1369 इंटू 931.5 इस तरीके से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर कूलम स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू हमको वैल्यू मिलेगी 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है कि जो मास डिफेक्ट आता है, ठीक है, तो मास डिफेक्ट तो ये यहाँ पर हमने देखा ही था, ठीक है, बस कैलकुलेशन नहीं किया था कि एग्जैक्ट कितनी आती है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा कि आपका मास डिफेक्ट जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ठीक है, तो वो समझने वाली बात कुछ और है, तो मैं इन सबको अब निकाल देता हूँ। हमको यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आई है तो न्यूक्लियर फोर्स भी आएगा। एक चीज है कि कोई भी एक न्यूक्लियस ले लो, तो न्यूक्लियस के अंदर आप देखो तो एक प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा। तो होता क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए तो ठीक है, बट दूसरा भी प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच में तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बट प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होके तो क्या होगा कि अगर ये प्रोटॉन एक इधर जाना चाहे एक इधर जाना चाहे तो क्या होगा कि न्यूक्लियस तो ब्रेक हो जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पर रिपल्सन जो फोर्स है तो उसको बैलेंस करने वाला, ठीक है, रिपल्सन फोर्स को बैलेंस करने वाला एक फोर्स लगता है, ठीक है, तभी जाके क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे के साथ रह पाते हैं, और ये जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है तो वो क्या होता है कि आप देखोगे तो 0.8 फर्मी मीटर, तो उससे ज्यादा डिस्टेंस जो होगा ना 0.8 फर्मी मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पर ग्रेटर है, तो वहां पर ये क्या होगा कि एट्रैक्शन होगा, और लेस देन 0.8 फर्मी मीटर पर होगा ना तो वहां पर ये रिपल करेगा। अब ये रिपल करेगा तो मतलब क्या है कि प्रोटॉन के बीच क्या होता है कि रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन को बैलेंस करने के लिए दूसरा एक फोर्स लगेगा, तभी जाके न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ रह सकते हैं। तो वो न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारे प्रोटॉन एक साथ रह सकते हैं उसका रीजन है न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। उसकी वैल्यू, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी आप देखो तो क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में बहुत ही ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रिक फोर्स की कंपेयर में भी ज्यादा होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की इंटेंसिटी। बट ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। और दूसरी चीज कि इसका चार्ज के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है,
अगर लेना होता तो क्या होगा कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच ही लगता है, बट एक्चुअली ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी लगता है। ठीक है, तो होता क्या है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो भी न्यूक्लियॉन होते हैं उनके बीच ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और जहां पर भी ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है तो वो विदाउट अफेक्टिंग चार्ज, चार्ज की यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, चार्ज के ऊपर ये न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ही नहीं करता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच जो भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है सबकी वैल्यू सेम आती है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में था। जो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, 0.8 थर्मोमीटर से कम के रिलेशन में ही डिस्टेंस में ही लगता है, और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में था। तो आज का लेक्चर हम अब यहाँ पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहें।